स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईज एडू पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साइंस विषय से लेकर आए हैं आपके लिए सोलर सिस्टम, यानी कि हमारा सौर परिवार, हमारे ग्रहों की जानकारी, इससे संबंधित जो क्लास 8 का चैप्टर है, हमारा सूर्य और हमारा परिवार यानी कि सोलर सिस्टम से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सब आपके लिए मैंने कलेक्ट करके आज के वीडियो में रखा है। तो वीडियो को ध्यान से पूरा वॉच कीजिएगा ताकि ये सारे कंसेप्ट्स आपके बेहतर हो सके, आपकी जानकारी और ठोस हो सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं, बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला सवाल है, किस खगोलविद ने सबसे पहले अपने मॉडल में पृथ्वी और अन्य ग्रहों को सूर्य की परिक्रमा करते हुए बताया? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन बी निकोलस कोपरनिकस, ऑप्शन सी आइजक न्यूटन एंड ऑप्शन डी अरस्तु। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निकोलस कोपरनिकस। जी हाँ, पहले माना जाता था कि पृथ्वी जो है, पुरानी मान्यता के अनुसार कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी सारे पिंड जो हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खगोलविद जो निकोलस कोपरनिकस थे, उन्होंने सबसे पहले अपना मॉडल बनाया था और उस मॉडल में यह दर्शाया था कि सूर्य जो है वह ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी और अन्य ग्रह वह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो इस तरह से ऐसी पहली सूचना जिस खगोलविद के द्वारा दी गई वह थे निकोलस कोपरनिकस, यानी कि वो साइंटिस्ट निकोलस कोपरनिकस थे। हमारा अगला सवाल है, कोपरनिकस के सौर मंडल के मॉडल का प्रकाशन कब हुआ? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1543 ईस्वी, ऑप्शन बी 1609 ईस्वी, ऑप्शन सी 1734 ईस्वी और ऑप्शन डी 1253 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1543 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, कोपरनिकस ने जब अपने सौर मंडल का मॉडल बनाया तो उसको प्रकाशित नहीं किया, क्योंकि यह उस समय की मान्यता के बिल्कुल विपरीत था। उस समय, चूंकि मैंने बताया आपको कि ऐसी मान्यता थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह या फिर बाकी पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं, तो इस मान्यता के विपरीत थी, इसलिए उन्होंने इसका प्रकाशन नहीं किया। उनकी मृत्यु के वर्ष इसका प्रकाशन किया गया, जिस वर्ष इनकी मृत्यु हुई, यानी कि 1543 ईस्वी इनकी मृत्यु हुई, और इसी वर्ष सौर मंडल के मॉडल का प्रकाशन भी किया गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार कब किया? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1543, ऑप्शन बी 735, ऑप्शन सी 1609 और ऑप्शन डी 1754 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में दूरबीन का आविष्कार किया। दूरबीन जिसकी सहायता से हम दूर की वस्तुओं को नज़दीक करके देख सकते हैं, और तब इसके बाद जो खगोल शास्त्र था, यानी कि वह और ज़्यादा डेवलप होने लगा, क्योंकि अब दूर के जो पिंड थे, जो भी जैसे ग्रह हैं या फिर चंद्रमा हैं, इन सब का अध्ययन करना इसके माध्यम से आसान हो पाया। गैलीलियो ने बृहस्पति और उसकी 2 चंद्रमाओं को अपनी दूरबीन के सहायता से देखा था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ग्रहों को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आवर्तकाल, ऑप्शन बी दोलन काल, ऑप्शन सी परिक्रमण काल, ऑप्शन डी घूर्णन काल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी घूर्णन काल। जी हाँ दोस्तों, सभी ग्रह अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं, अपनी एक्सिस पर वो लगातार रोटेट करते रहते हैं। इसी लगातार घूमने के कारण दिन और रात की घटनाएं होती हैं कि वह अपनी अक्ष पर घूमते रहते हैं, और घूमते हुए जो भाग सूर्य की तरफ होता है वहाँ दिन होता है, और जो भाग सूर्य से ओझल हो जाता है वहाँ रात हो जाती है। और इस एक बार पूरा एक चक्कर अपने अक्ष पर घूम जाने में जो समय लगता है उसे हम घूर्णन काल कहते हैं। और उसी तरह से सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा भी करते रहते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा जितने दिनों में पूरा कर लेते हैं उसको हम कहते हैं उसका परिक्रमण काल, यानी कि एक चक्कर सूर्य का लगाना यह परिक्रमण काल होगा, अपने ही अक्ष पर एक बार पूरा घूम जाना यह घूर्णन काल होगा। आवर्त काल जो होता है और दोलन काल, यह दोलन से संबंधित है, जो कि एक पूरा दोलन करने में कोई वस्तु जब एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करते हुए जाती है तो उसमें जो समय लगता है उसे हम, जिसमें वो अपनी एक दोलन को कंप्लीट करता है, उसे आवर्त काल या दोलन काल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? जिसके ऑप्शंस हैं, ए पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व की ओर, सी
उत्तर से दक्षिण की ओर या डी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। जी हाँ, पृथ्वी जो है वह हमें पश्चिम से पूर्व की ओर या घूमती रहती है पश्चिम से पूर्व की ओर। आप अक्सर देखते हैं कि सूर्य हमें पूरब में उगता हुआ दिखाई देता है और पश्चिम में डूबता हुआ दिखाई देता है। मतलब सूर्य की गति हमें पूरब से पश्चिम दिखाई देती है। इसका साफ साफ अर्थ है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ गति कर रही है, क्योंकि सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर है, सूर्य तो मूव कर नहीं रहा है और सूर्य हमें पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिख रहा है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चंद्रमा की कुल कितनी कलाएं होती हैं? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा की कुल 8 कलाएं होती हैं। कलाएं कहने का मतलब हुआ कि चंद्रमा को आप जब देखते हैं आकाश में तो हर रोज वो एक जैसा नहीं दिखाई देता है। चंद्रमा का आकार बदलता रहता है और इस बदलते हुए आकार को हम कहते हैं चंद्रमा की कलाएं। तो चंद्रमा की कुल 8 कलाएं होती हैं, जिसमें से एक वो कला हो गया, पहली कला, जिस दिन चांद बिल्कुल दिखता ही नहीं है, जिसे आप कहते हैं अमावस्या। अमावस्या के बाद तब चांद हल्का सा छोटा चूड़ी के टुकड़े की तरह दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं क्रेसेंट मून। यह क्रेसेंट मून हो जाता है। इसके बाद तब धीरे धीरे वह क्या होता है कि अब बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते चंद्रमा बिल्कुल आधा दिखने लगता है, जिसको हम हाफ मून कहते हैं। जब आधा से भी ज़्यादा उसका खंड दिखने लगेगा तब इसको हम गिब्बस मून कहते हैं। जब पूरा वह दिख जाता है तो उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। इसी तरह से पूर्णिमा से फिर घटते हुए जब आएगा तो फिर से गिब्बस मून बनेगा, फिर से हाफ मून बनेगा, फिर से क्रेसेंट मून बनेगा और तब लास्ट में फिर अमावस्या हो जाएगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 8 कलाएं होती हैं चंद्रमा की। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चंद्रमा कितने दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा करता है? जिसके ऑप्शंस हैं, लगभग 29 दिन, बी लगभग 15 दिन, सी लगभग 27 दिन या डी लगभग 365 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लगभग 27 दिन। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा 27 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग टोटल एक्चुअली ऐसे होता है 27.3 दिन, 27.3 डेज में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है, जिसे हम लगभग 27 दिन मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लूना 1, ऑप्शन बी लूना 2, ऑप्शन सी लूना 3, ऑप्शन डी स्पुतनिक 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लूना 2। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर पहला जो अंतरिक्ष यान उतरा था उसका नाम था लूना 2। हालांकि लूना 1 जो था वह लूना 1 चंद्रमा की सतह के बिल्कुल पास से गुजरा था, लेकिन चंद्रमा पर लैंड नहीं कर पाया था। और लूना 2 जब भेजा गया तो वह अंतरिक्षयान चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले उतरा था। इसके बाद आगे भी अंतरिक्षयान भेजे गए उस पर। स्पुतनिक 1 जो है वह स्पुतनिक 1 रूस के द्वारा भेजा जाने वाला यह उपग्रह था, जो कि अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला यह उपग्रह था पहला। हमारा अगला सवाल है, चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्षयान कौन सा था? ऑप्शंस हैं, ए अपोलो 8, बी अपोलो 9, सी अपोलो 10, डी अपोलो 11। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अपोलो 11। जी हाँ, चंद्रमा की सतह पर अपोलो 11 जो था वो सबसे पहले मानव युक्त अंतरिक्षयान उतरा था। अपोलो 8 यह भी मिशन हुआ था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आगे चल के अपोलो 11 जो मिशन हुआ वह सक्सेसफुल हुआ और जिसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन ये सब चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। तो पहला मानव युक्त अंतरिक्षयान जो था वह अपोलो 11 के द्वारा ही वो लोग गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शंस हैं, ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी एडविन एल्ड्रिन, सी यूरी गैगरिन या डी कल्पना चावला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। इसके बाद दूसरे व्यक्ति जो थे वह एडविन एल्ड्रिन थे, जो कि हम लोग अभी बात किए कि अपोलो 11 के द्वारा जब चंद्रमा पर पहला मानव युक्त यान उतरा था तो उसमें सबसे पहले चांद पर उतरने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन ने कदम रखा था चांद की धरती पर। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? ऑप्शंस हैं ए 25 करोड़ किलोमीटर, बी 15 करोड़ किलोमीटर, सी 5 करोड़ किलोमीटर या डी 35 करोड़ किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15 करोड़ किलोमीटर। इसको आप आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लगभग अंदाजा, क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है उसका लगभग टाइमिंग है 8 मिनट और प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में ही प्रकाश चला जाता है 3 लाख किलोमीटर। तो 1 मिनट में प्राप्त करने के लिए आपको उससे 60 से गुना करना होगा, 1 घंटे में प्राप्त करने के लिए फिर उस मान को 60 से गुना करना होगा। तो खैर इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि 1 घंटे में कितना जाएगा, 1 वर्ष में कितना जाएगा। और खैर यहाँ पर 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश आ जाता है, तो 3 लाख गुना 60 और गुना 8 कर देंगे तो यह लगभग आ जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? जिसके ऑप्शंस हैं ए ध्रुव तारा, बी ओरियन, सी सप्तर्षि, डी अल्फा सेंटोरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अल्फा सेंटोरी। जी हाँ दोस्तों, सूर्य भी एक तारा ही है, दरअसल हमसे नजदीक है और सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊष्मा हम तक अधिक मात्रा में पहुंचती है, इसीलिए हम उसे सूर्य कहते हैं और बाकी वैसे चमकीले पिंडों को हम तारे के नाम से जानते हैं। लेकिन सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है, तो हमारा सबसे नजदीक का तारा तो सूर्य ही होगा। लेकिन सूर्य के बाद की अगर बात करें अगर आप, तो सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा अल्फा सेंटोरी है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके बराबर होता है? जिसके ऑप्शंस हैं ए 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, ऑप्शन बी 3 लाख किलोमीटर, तीसरा सी ऑप्शन है 2.54 गुना 10 का पावर 5 मीटर, या फिर डी है 2.5 लाख किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर। जी हाँ, एक प्रकाश वर्ष। अब एक प्रकाश वर्ष होता क्या है? प्रकाश के द्वारा, यह एक दूरी मापने की बड़ी इकाई है प्रकाश वर्ष। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि प्रकाश 1 सेकंड में ही चला जाता है 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर तो चला जाएगा केवल 1 सेकंड में। तो आप इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मिनट में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 60, फिर हाँ ठीक है 1 मिनट के लिए, फिर उसके बाद 1 घंटे के लिए फिर से मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, उसके बाद 1 दिन के लिए हम उसको 24 से गुना करेंगे और तब फिर हम उसको जब 1 साल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए 365 से गुना करेंगे। इस तरह जो मान प्राप्त होगा वही मान होगा 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर। यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है, जिसका मान इतना होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? जिसके ऑप्शंस हैं ए प्रकाश वर्ष, बी गीगामीटर, सी पारसेक या डी मेगामीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा पारसेक। जी हाँ दोस्तों, अभी प्रकाश वर्ष की बात कर रहे थे कि प्रकाश वर्ष एक बड़ी इकाई है, लेकिन सबसे बड़ी इकाई नहीं है, इससे भी बड़ी इकाई बनाई जा चुकी है जिसका नाम है पारसेक। जी हाँ, एक पारसेक जो होता है वह 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यानी प्रकाश वर्ष में जितनी दूरी आएगी अगर उसे 3.26 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वह जो दूरी होगी वह 1 पारसेक के बराबर होगी। अतः दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई फिलहाल पारसेक है। हमारा अगला सवाल है, किस तारे की स्थिति पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से देखने पर कभी नहीं बदलती है? जिसके ऑप्शंस हैं ए ध्रुव तारा, बी प्रॉक्सिमा सेंटोरी, सी सप्तर्षि या डी अल्फा सेंटोरी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ध्रुव तारा। जी हाँ, ध्रुव तारा यह बिल्कुल पृथ्वी के पोल के ऊपर स्थित है। पृथ्वी की जो अक्षीय धुरी है उसी के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण अगर हम उत्तरी गोलार्ध से इसे देखते हैं तो यह कभी भी अपनी स्थिति, अपनी जगह नहीं चेंज करता है। इसीलिए इसको हम पोल स्टार या फिर ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आकाश गंगा में लगभग कितने तारे होते हैं? जिसके ऑप्शंस हैं ए 5000, बी 1 लाख, सी 10 करोड़ या डी 100 अरब। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी 100 अरब। जी हाँ, आकाश गंगा कहते हैं आकाश में तारे जो हैं एक अलग अलग समूह में बिखरे हुए हैं। आकाश में तारों का जो विशाल समूह एक श्रृंखला बनाता है जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं, और एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे माने गए हैं।
और ऐसे पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं भी हैं। यानी तारों की गिनती करना ये संभव ही नहीं है, तो हम तारों की क्या गिनती करें, ब्रह्मांड को क्या समझें। इसीलिए ब्रह्मांड समझिए तो पूरी तरह से एक रहस्य ही है, अभी भी अनसुलझा ही है। और ये पता नहीं कि ब्रह्मांड की गुत्थी सुलझाने में इंसान को कितने वर्ष लग जाएंगे या फिर कितने जन्म, कितनी सदियां बीत जाएंगी। खैर, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्लूटो को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने कब ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया? जिसके ऑप्शंस हैं ए 2000, बी 1982 ईस्वी में, सी 2006 ईस्वी में या फिर डी 2013 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2006 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, प्लूटो यह सौर मंडल का नवा ग्रह माना जाता था। हम लोग भी बच्चे थे तो पढ़ते थे इसमें कि प्लूटो 9th प्लैनेट है। तो खैर, नवा ग्रह इसको माना जाता था, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने जो ग्रहों की नई परिभाषा गठित की, जिसके आधार पर किस प्रकार से परिक्रमा करते हैं, कितनी दूरी है और किस तरह से उनका कक्ष व्यवस्थित है, तो इस परिभाषा पे प्लूटो खरा नहीं उतरा। इसीलिए प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? जिसके ऑप्शंस हैं ए यूरेनस या अरुण भी उसे कहते हैं, बी नेपच्यून जिसे वरुण भी कहते हैं, ऑप्शन सी प्लूटो या ऑप्शन डी शनि। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेपच्यून या फिर वरुण। जी हाँ दोस्तों, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह, जैसे जैसे ग्रह जो आते हैं वो एक सीरीज में आते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि सबसे नजदीक का ग्रह बुध होता है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, फिर उसके बाद आगे शनि है, यूरेनस है, तब नेपच्यून है। और इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति है। तो इन ग्रहों में सबसे अधिक जो दूर हो गया जो वह ग्रह है नेपच्यून, जिसको हम वरुण के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, सबसे अधिक परिक्रमण काल किस ग्रह का है? इसके ऑप्शंस हैं ए प्लूटो, बी यूरेनस, सी नेपच्यून या डी बृहस्पति। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नेपच्यून। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे अधिक दूर होगा, जाहिर सी बात है कि उसको परिक्रमा करने में, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय उसी को लगेगा, क्योंकि सबसे अधिक दूरी उसी को कवर करनी है। इसीलिए परिक्रमण काल जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, उसका परिक्रमण काल भी बढ़ता जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो सूर्य का परिक्रमण काल होगा वह नेपच्यून के लिए सबसे अधिक हो जाएगा। इसीलिए हम यहां पर नेपच्यून को राइट आंसर मानेंगे। अगला सवाल है, किस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं ए शुक्र, बी बुध, सी शनि या डी बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शुक्र। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह यह चमकीला, सबसे अधिक चमकीला ग्रह माना जाता है, क्योंकि सौर मंडल में जो भी जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे अधिक चमक शुक्र ग्रह में ही है। हालांकि बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, चमक भी उसमें है, लेकिन यह इतना नजदीक है सूर्य से कि अधिकांश समय सूर्य की रोशनी में ही छिपा रहता है। लेकिन शुक्र, उसकी दूरी थोड़ी अधिक होने के कारण और सौर मंडल सूर्य से अधिक दूरी न भी होने के कारण वह सबसे अधिक चमकीले रूप में दिखाई देता है। इसीलिए खास करके सूर्यास्त में, सूर्य के ढलने के ठीक बाद से या उसके पहले से ही, और फिर सुबह में भी उसी तरह से यह आसानी से देखा जा सकता है। इसीलिए इसको भोर का तारा भी कहा जाता है और साथ साथ शाम का तारा भी कहा जाता है। दोनों तारा, भोर का तारा भी शुक्र ही है, शाम का तारा भी शुक्र ही माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बहुत लोग इस सवाल का जवाब जानते भी होंगे। बृहस्पति हमारा जो है वह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इतना बड़ा है कि समझिए 1300 पृथ्वी इसके अंदर समा सकती है। पृथ्वी के आकार का लगभग 1300 गुना है, यानी कि इतनी ज़्यादा पृथ्वी मिलेगी, 1300 पृथ्वी मिलेगी तब जाकर के एक बृहस्पति बनेगा। इस तरह से बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला सवाल है, सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? ऑप्शंस हैं ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल या डी शनि। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा डी शनि। जी हाँ दोस्तों, सबसे कम घनत्व या शनि के बारे में सबसे रोचक तथ्य यही है कि शनि में एक तो रिंग्स बनते हैं, वलय जो बनते हैं उसके चारों तरफ दिखते रहते हैं, वो तो उसके बारे में रोचक है ही, लेकिन उसके बारे में एक और भी बात रोचक है, जो उसका घनत्व।
इकाई आयतन में किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, उसका जो वजन होता है, यूनिट उसका जो वॉल्यूम हो और उसमें उसका जो वजन है उसको हम घनत्व बोलते हैं। और शनि ग्रह का जो घनत्व है वो सबसे कम है। शनि का घनत्व इतना कम है, मतलब जल से भी कम है, पानी से भी कम घनत्व है इसका। और अगर समझिए कि कोई बड़ा विशाल अगर कोई ऐसा हो पानी का कोई स्रोत और शनि ग्रह को लेकर उसमें डुबा दिया जाए तो शनि ग्रह जो होगा वह पानी पर तैरने लगेगा, क्योंकि शनि का घनत्व तो पानी से भी कम होता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग तथ्य है शनि के बारे में। अगला सवाल है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे पिंड क्या कहलाते हैं? जिसके ऑप्शंस हैं ए उल्का पिंड, बी धूमकेतु, सी क्षुद्र ग्रह या डी पुच्छल तारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह। जी हाँ, उल्का पिंड जो होते हैं वह पृथ्वी की तरफ आते हैं आकर्षित होकर के, जब वायुमंडल के घर्षण के कारण वो जलने लगते हैं, शूटिंग स्टार के नाम से उसे हम जानते हैं। धूमकेतु उसी तरह से यह एक पुच्छल तारा ही होता है जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब उसके नज़दीक से गुजरता है तो उसमें पूंछ जैसी, मतलब लंबी जलते हुए गैस के रूप में उसकी लंबी पूंछ बन जाती है, इसलिए उसको हम धूमकेतु या फिर पुच्छल तारा कहते हैं। लेकिन मंगल और बृहस्पति की जो कक्षाएं हैं उसके बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले काफ़ी छोटे छोटे पिंड हैं उसी तरह से जो परिक्रमा कर रहे हैं, और इनको कहा जाता है छोटे छोटे एक तरह से प्लैनेट, चूंकि सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं लगातार तो यह भी ग्रह की तरह ही हो गए और छोटे पिंड है, इसलिए इनको हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। हमारा अगला सवाल है, हेली का पुच्छल तारा कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? जिसके ऑप्शंस हैं ए 76, बी 67, सी 74 या डी 72। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 76। जी हाँ, हेली का जो पुच्छल तारा है यह हर 76 वर्ष पर दिखाई देता है। अभी पिछली बार 1986 में यह हेली का पुच्छल तारा देखा गया था। इसके बाद हर 76 वर्ष पे फिर मतलब ऐसे ही दिखता रहता है, तो आगे फिर 1986 के बाद आप 76 अगर ऐड कर देंगे तो फिर उस वर्ष में यह दिखाई देगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? जिसके ऑप्शंस हैं ए इनसैट, बी एडुसैट, सी स्पुतनिक या डी आर्यभट्ट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आर्यभट्ट। जी हाँ दोस्तों, भारत ने भी कृत्रिम उपग्रह कई सारे चीज़ों के लिए लॉन्च किए। आज वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर अनुसंधान के लिए हो या फिर मौसम की जानकारी के लिए हो या फिर ऐसे कई सारे तरह के रिसर्च हैं जिसके लिए सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, भारत की तरफ से भी भेजे गए हैं। तो भारत की तरफ से जो पहला कृत्रिम उपग्रह जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा गया था अंतरिक्ष में उसका नाम था आर्यभट्ट। हालांकि इनसैट भी इंडियन सैटेलाइट और एडुसैट एजुकेशनल सैटेलाइट यह भी भारत के ही है। हालांकि इसमें जो स्पुतनिक है वो भारत का उपग्रह नहीं है, वह रूस का उपग्रह है। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि अपने साथ साथ दूसरों को भी फ़ायदा दे सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय।